Today's topic is silviculture part 1. We will discuss two topics, that is introduction of silvics and elements of plants. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो थ्योरी दी थी सिल्वीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, चैंपियंस और सेट ने 1968 में इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, सिल्वीकल्चर इज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस टू रेजिंग द क्रॉप्स, ठीक है। तो इस थ्योरी को देने वाले कौन थे? चैंपियंस और सेट ने 1968 में दिया था। तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि सिल्वीकल्चर होता क्या चीज़ है, ठीक है, और ये सिल्विक क्या चीज़ है और ये सिल्वीकल्चर क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर में एग्रो फॉरेस्ट होता है, तो ये है, अगर फॉरेस्ट में जो होता है सिल्वीकल्चर होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिल्वीकल्चर क्या है। इट डील्स विथ इस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट, केयर, रिप्रोडक्शंस ऑफ स्टैंड ऑफ टिम्बर्स। इसका अर्थ होता है, सिल्वीकल्चर का अर्थ होता है यह एक ऐसा साइंस का क्षेत्र है, खासकर वानिकी का वह क्षेत्र जिसमें हम वनों को लगाना, इस्टेब्लिशमेंट करना, उनका विकास करना, उनका केयर करना और उनके रिप्रोडक्शन मतलब वनों का और बढ़ाना, इसी के बारे में सिल्वीकल्चर में पढ़ा जाता है, ठीक है, ताकि अच्छे किस्म के लकड़ी निकल पाए, अच्छे किस्म के पेड़ बन पाए, ठीक है। यही सिल्वीकल्चर का अर्थ होता है। सिल्वीकल्चर में पूरी जंगल को बसाना, जंगल का विकास करना, उसका रखरखाव करना और जंगल में वृद्धि करने की जो साइंस है वो सिल्वीकल्चर कहलाता है। उसके बाद आते हैं सिल्विक क्या चीज़ होता है। एक्चुअली इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट्री एंड क्रॉप्स। तो जैसा कि इसके डेफिनेशन से पता चलता है, सिल्वीकल्चर क्या है? एक्चुअल प्रैक्टिस है, एक्चुअल प्रैक्टिकल है, या एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ किसका? सिल्वीकल्चर का। सिल्विक एक्चुअल प्रैक्टिस है सिल्वीकल्चर का, मतलब इसके बारे में किसी प्रजाति या किसी पादप प्रजाति का उसकी हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री मतलब उसके उगने से लेकर उसके काटने तक, ठीक है, पूरे लाइफ की हिस्ट्री पढ़ी जाती है, ठीक है। और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक मतलब अगर उसको उगाया जाए तो आसपास के इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा और आसपास के पेड़ों से उसका क्या बिहेवियर रहेगा, इसके बारे में स्टडी करना ही, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना ही सिल्विक कहलाता है, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में हम लोग समझ सकते हैं, जो यह एक ब्रॉड रूप है, जो दूसरा हम अगर तथ्य इसको लिखें, यह एक ब्रॉड रूप है, ब्रॉड साइंस है, ठीक है। सिल्विक जो है सिल्वीकल्चर का एक पार्ट है। सो इट इज पार्ट ऑफ सिल्वीकल्चर। ये सिल्वीकल्चर का ही एक पार्ट है, ठीक है। तीसरे तथ्य हम ये देखें कि ये जो है सिल्वीकल्चर जो है, यह थ्योरी और प्रैक्टिकल, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों को डील करता है, जबकि सिल्विक जो है ये बेसिक थ्योरी रहता है किसके? सिल्विक पे। यह बेसिक थ्योरी है, बेसिक थ्योरी बेस्ड ऑन सिल्वीकल्चर, ठीक है। इसके बेस पे सिल्वीकल्चर को अपनाया जाता है, मतलब सिल्वीकल्चर का जो एक्चुअल प्रैक्टिस है वो सिल्विक है, ठीक है। यह किसका ये खुद एक प्रिंसिपल है, किसका? इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सिल्वीकल्चर। सिल्विक जो है ये खुद प्रिंसिपल है, इट इज़, अपन इसमें लिखे, इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ सिल्वीकल्चर। प्रिंसिपल ऑफ सिल्वीकल्चर, इसका अर्थ ये हुआ कि जो सिल्वीकल्चर है वो सिल्विक के प्रिंसिपल के आधार पर काम करता है, और यह एक एप्लीकेशंस है। अगर इसको देखा जाए, इट इज़ अ एप्लीकेशंस,
एप्लीकेशंस ऑफ सिल्बिक। ठीक है, सिल्बिक का प्रिंसिपल है सिल्बिकल्चर। ठीक है, सिल्बिक का जो प्रिंसिपल है वो सिल्बिकल्चर है, और ये है सिल्बिकल्चर एक एप्लीकेशन होता है सिल्बिक का। ठीक है, तो इसमें किसी एक प्रजाति या पादप के लाइफ हिस्ट्री और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं, जबकि सिल्बिकल्चर पूरे जंगल, पूरे फॉरेस्ट, पूरे अनेक प्रकार के पादपों के एस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट, केयर और रिप्रोडक्शन की बात करता है। ठीक है, यह सिल्बिक जो है एक पार्ट होता है किसका, सिल्बिकल्चर का। ठीक है, जबकि ये एक बहुत बड़ा साइंस है सिल्बिकल्चर। ठीक है, उसके बाद सिल्बिकल्चर जहाँ एक थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की बात करता है, वहाँ सिल्बिक जो है ये थ्योरी बेस्ड है। ठीक, किसका, सिल्बिकल्चर का। ठीक, सिल्बिकल्चर का जो प्रिंसिपल है वो सिल्बिक है। ठीक है, मतलब किसी पेड़ की हिस्ट्री और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना, मतलब इसके मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजिकल इफेक्ट्स, इसके बारे में पढ़ने के लिए सिल्बिक पढ़ते हैं। ठीक है, और जबकि सिल्बिकल्चर एप्लीकेशंस है, सिल्बिकल्चर एप्लीकेशन है किसका, सिल्बिक का। ठीक, चलिए आगे जो ज़रूरी हो जाता है कि सिल्बिकल्चर के ऑब्जेक्टिव्स क्या चीज़ हैं, और उसके ऑब्जेक्टिव्स मतलब सिल्बिकल्चर का महत्व किन चीज़ों पे है, ये देखना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे देखते हैं अपन, जो सबसे पहला है देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ हाई वॉल्यूम पर यूनिट एरिया। मतलब जंगल का जो भी बड़ा एरिया है उस पूरे क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में हाई वॉल्यूम ऑफ पेड़ उगाना। इसका मतलब होता है हर क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा संख्या में पेड़ों का उगना। ठीक है, उगाना या उगना, ये होता है प्रोडक्शन ऑफ हाई वॉल्यूम ऑफ पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में अधिक से अधिक पेड़ों को उग सकता है अगर सिल्बिकल्चर को प्रैक्टिस को अपनाया जाए। दूसरा जो तथ्य है वो है प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ टिम्बर। सिल्बिकल्चर ऐसा साइंस है जिसमें टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी। ठीक है, जो वनों से मिलने वाले अच्छे किस्म के लकड़ी मिल सकते हैं अगर सिल्बिकल्चर को अपनाया जाए, क्योंकि इसमें जो भी टेक्निक्स अपनाए जाते हैं वो वृक्षों को बचाने और वृक्ष से अच्छे किस्म के लकड़ी पाने के लिए ही यह साइंस डील करता है। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है ये प्रोडक्शंस ऑफ इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ स्पीसीज। इसका मतलब ये है कि देखिए, हर वृक्ष का सही समय आता है काटने को। ठीक है, एक सही समय पर यह ज़्यादा प्रॉफिट देता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं, जो सही समय रहता है वो नेट प्रॉफिट वॉल्यूम बोलते हैं। तो नेट प्रॉफिट वॉल्यूम जो समय है, ये जो लाइन बचाता है एज के अकॉर्डिंग क्या है, इसका कॉस्ट बढ़ता है। तो इस ग्राफ को समझिएगा, ये थर्ड के लिए प्रोडक्शन इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ स्पीसीज। इसका अर्थ ये होता है कि इस ग्राफ में एक साइड एज और दूसरे साइड कॉस्ट की बात आती है। ये जो लाइन है ये बताता है कि पेड़ का जो एज है और कॉस्ट के रिलेशन में क्या ग्राफ आता है। ये एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हाई प्रॉफिट होता है। तो नेट प्रॉफिट वॉल्यूम का जो कैलकुलेशन है वो ऐसा निकालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ट्री, ठीक है, ये वॉल्यूम मतलब पेड़ों की संख्या गुणे मल्टीपल ऑफ कॉस्ट, पैसा। ठीक है, ये है नेट प्रॉफिट वॉल्यूम का फॉर्मूला जिससे हम अधिकतम प्रॉफिट पा सकते हैं। ठीक है, तो पेड़ों को सही समय पर काटना ही, देखो ज़्यादा समय का अगर समय पूरा होने पर काटेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है, और समय से पहले काटेंगे तो भी कोई अर्थ नहीं। तो एक ऑप्टिमम समय रहता है जब उसको पेड़ से लकड़ी काट के किसी आगे के लिए सप्लाई किया जाता है या बेचा जाता है। तो उससे जो मिलने वाली पैसा है और लकड़ियों की कुल संख्या से अगर मल्टीपल किया जाए तो जो भी प्राइस मिलेगा उसे नेट प्रॉफिट वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, यही है प्रोडक्शन इकोनॉमिकल वैल्यूएबल स्पीसीज़ का मतलब होता है। ठीक है, कि सही समय पे किसी भी पेड़ों का काटना या उससे मिलने वाले लाभों का इस्तेमाल करना। आगे बढ़ते हैं, रिड्यूसिंग ऑफ रोटेशंस। फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग द रोटेशंस ऑफ स्पीसीज़। इसका अर्थ समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, हम ये देखते हैं कि रिड्यूसिंग ऑफ रोटेशन ऑफ स्पीसीज, इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपके पास ये जंगल है जहाँ पे लगे हुए पेड़ों की जो उम्र है
आपने ये पेड़ लगाया था और इन पेड़ों के जो उम्र है 100 साल थी, ठीक है। पर 100 साल तक कोई बैठा नहीं रहता, कोई इंतज़ार नहीं करता कि 100 साल ये मरेंगे तब हम दूसरे पेड़ लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनका जो ईयर था वो क्या है, 100 वर्ष से पहले हमने क्या कर दिया, 75 साल के बाद ही हमने क्या है दूसरे पेड़ लगाना शुरू कर दिए यहाँ पे। तो जब तक ये कटेंगे तब तक इनकी उम्र 25 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अब जो रोटेशन ऑफ साइकिल हम 100 थे वो घट के कितना हो गया, 75 वर्ष हो गया। इसी तरह अगले के लिए हमने ये करेंगे कि ये जो 75 साल से पहले हमने क्या कर दिया, मान लीजिए इन पेड़ों की उम्र 75 साल हो गई, तो हमने स्टार्ट कर दिया नए पेड़ लगाना कितना, 20 ईयर पहले ही, 20 साल पहले ही। तो आप क्या कर रहे हैं, तो अब ये उम्र कितना हो गया, 55। तो इस तरह से क्या हो जा रहा है कि जो क्रॉप रोटेशन है, ये रोटेशन ऑफ स्पीसीज है, इसका अर्थ क्या है, 100 साल पहले था, 100 साल में पेड़ लगा रहे थे, फिर 75 सालों से उसके बाद क्या 55 साल, 55 से और कम हो जाएगा। इसका मतलब यह है रिड्यूसिंग द रोटेशन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो ये एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जैसे ठीक है हम 10-10 सालों में पेड़ लगाएं या 2-2 सालों में अलग अलग प्रकार के स्पीसीज लगाए जाएं, तो ये रोटेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ कहा जाता है, ठीक है। रिड्यूसिंग ऑफ रोटेशन स्पीसीज कहा जाएगा उसको, जहाँ पे क्रॉप्स का रोटेशन जो है उसका टाइम पीरियड जो है कम कर दिया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन, इसका क्या अर्थ होता है। देखिए अफॉरेस्टेशन जो है जहाँ पे जंगल नहीं है, वहाँ पे जंगल लगाना अफॉरेस्टेशन कहलाएगा, ठीक है, अफॉरेस्टेशन। उसके बाद आता है रिफॉरेस्टेशन ऐसा जो ऑलरेडी जंगल है, ठीक है, उसके रख रखाव करके उस जंगल में पौधों का वृद्धि करना या जंगल में वृद्धि करना, उसको रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। जो ऑलरेडी जंगल है जहाँ पे उसमें रख रखाव करके उसमें वृद्धि करना पेड़ों की या जंगलों की, उसको रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। रिफॉरेस्टेशन मतलब बने जो ऑलरेडी जंगल है उनका रख रखाव करके उनके जंगल में वृद्धि करना रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। अफॉरेस्टेशन होता है जहाँ पे जंगल नहीं है वहाँ पे क्या करना, जंगल बनाना या जंगल लगाना, ये अफॉरेस्टेशन कहलाएगा। इसमें वृद्धि हो सकती है, क्यों, सिल्वीकल्चर का यही थ्योरी के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शंस टू एक्सोटिक्स। इंट्रोडक्शन टू एक्सोटिक, इसका क्या अर्थ होता है अभी देखते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू एग्जॉस्टिक का मतलब होता है, देखो एग्जॉस्टिक का मतलब बाहर से लाया हुआ या बाहर को ले जाएगा। तो हमने देखा है कि कुछ पर्टिकुलर एरिया में एक विशेष प्रकार के प्रजाति वाले पेड़ उगते हैं। अगर इन पेड़ों को हम दूसरी जगह उगाना चाहेंगे, ठीक है, यहाँ से आपने निकाल के कहीं और लगाना चाहेंगे तो वहाँ पे वो इन्वायरमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, और इसके लिए हम लोगों को व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब जाके इन स्पीसीज को दूसरी जगह उगाया जा सकता है। सिमिलरली मतलब एक्सोटिक का मतलब होता है किसी विदेशी पेड़ का मतलब अर्थ है कि हमारे ही भारत में किसी और क्षेत्र में उगने वाले पेड़ों को किसी और क्षेत्र में अगर उगाया जाने की अगर चेष्टा किया जाए तो सिल्वीकल्चर के माध्यम से उसके लिए वैसा समीकरण या वैसा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करके हम ये पेड़ उगा सकते हैं। ये जो है एक्सोटिक का मामला होता है, ठीक है। तो ये थी ऑब्जेक्टिव ऑफ सिल्वीकल्चर। तो अलग अलग इसके बेनिफिट्स हैं, इसलिए सिल्वीकल्चर को बहुत अच्छा माना जाता है। जिस तरह एग्रो फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर में सबसे अच्छा माना जाता है एक साइंस, उसी प्रकार फॉरेस्ट में सिल्वीकल्चर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सिल्वीकल्चर में हम ये पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री, मतलब वृक्षों का वर्गीकरण। देखिए वृक्ष तो हम सामान्य जीवन में बहुत देखे हैं, पर इनका वर्गीकरण कुछ इस तरह से है, आप देखे होंगे कि सबसे पहले अगर बात करें तो हर्ब्स के आते हैं, ठीक है। हर्ब्स का अर्थ होता है, ठीक है, हर्ब्स, ठीक। फिर होते हैं आपके श्रब, इसको हम लोग श्रब लिखते हैं, ट्री। फिर होते हैं क्लिम्बर, ठीक है।
तो हर्ब्स का मतलब होता है, अगर हम इसको समझते हैं, ये 4 प्रकार के पेड़ों का वर्गीकरण है। हर्ब्स का मतलब होता है, हर्बल्स मतलब क्या होते हैं, ये होते हैं पौधे, ये पौधे होते हैं, ठीक है। श्रब मतलब झाड़ियाँ होती हैं, ये झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। ट्री मतलब आप सब जान रहे हैं, ये पेड़ होता है। और क्लिम्बर मतलब लताएं, क्लिम्बर मतलब लता, ठीक है। तो सबसे पहले हर्ब्स जो होते हैं, ये हर्ब्स जो होते हैं, ये पूरा, ये इनका 1 मीटर से कम, 1 मीटर से कम हाइट के जो पादप होंगे, ठीक है, से कम हाइट जो है, ठीक है, 1 मीटर से कम हाइट वाले पौधों को हम लोग हर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। हर्ब्स मतलब पौधे होते हैं जो आजीवन क्या होते हैं, ये लगभग हरे ही रहते हैं, हरे ही रहते हैं, हरे ही रहते हैं, ठीक है। तो इनमें कोई लकड़ी नहीं पाया जाता, ठीक है, इनको हर्ब्स कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए तुलसी पौधा या ऐसे वो भी पौधे जो सब्जियों के रूप में रहते हैं, उसको हर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। झाड़ियों जैसे हर्ब्स क्या होते हैं, आप ऐसे छोटे छोटे ही पौधे रहेंगे, अगर वो देखा जाए तो ये इनका आकार कुछ इस तरह से रहेंगे, ठीक। ये छोटे आकार के ही पौधे रहते हैं जिनको हर्ब्स बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं श्रब, श्रब मतलब झाड़ियाँ। झाड़ियों को देखा जाए तो ये इनका जो हाइट है, ठीक है, ये 1 मीटर से 6 मीटर तक, 1 मीटर से 6 मीटर के बीच की जो हाइट वाली जो पौधे होते हैं उन्हें झाड़ियाँ बोलते हैं। इसमें कम लकड़ियाँ मिलती हैं, लेकिन वैसा टिम्बर नहीं मिलता जो हम उसका उपयोग कर सकें, ठीक है। जलाने के काम आती हैं ये सब झाड़ियाँ, हम सब जानते हैं, ठीक है। अगर ऐसा देखा जाए तो हम कई ऐसे झाड़ियाँ देखे हैं आज अपने जीवन में, कटीले झाड़ियाँ जो हैं वनों के जाते समय, तो ये झाड़ियाँ रहती हैं जो कुछ इस तरह से उगती हैं, ठीक है, पतली टिम्बर्स में, तो ये झाड़ियाँ कहलाएंगी, या ये भी आप जान रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पेड़ की तरफ, ठीक है। पेड़ जो होता है वो वन का सबसे मूल्यवान स्पीसीज रहता है, ठीक है। तो पेड़, ये कोई पौधा पेड़ होता है, ठीक है। पेड़ों की जो हाइट है, अब किनको पेड़ कहे जाएंगे, तो 6 मीटर से अधिक, 6 मीटर से अधिक पादप को, 6 मीटर से अधिक पादप को हम पेड़ कहेंगे, ठीक है। अब इसमें पेड़ों के कई स्पीसीज रहते हैं, वो आगे डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे। जब क्लिम्बर की बात आती है तो क्लिम्बर जो होता है, क्लिम्बर 2 तरह के होते हैं, एक ट्विन्स होते हैं, एक होते हैं आपके ट्विन्स या ट्विनर्स होते हैं, फिर दूसरा होता है क्रीपर। अब देखिए, ये जो क्लिम्बर होते हैं, ट्विनर और क्रीपर, इन दोनों को देखते हैं। जो ट्विनर होते हैं वो लताएं जैसे हैं, लताएं तो ये मान लीजिए कोई सपोर्ट के बिना, सपोर्ट से वो क्या रहते हैं, लताएं ऐसे ऐसे बढ़ती हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कि इस तरह से ये लता होती हैं, ठीक है। तो ये क्लिम्बर है जो एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से वो अपना एक स्पेशल, इनका जो बनावट होता है उसके ये लताएं कहलाते हैं। क्रीपर जो है वो ज़मीन पे क्या है, फैलती हैं ऐसा, इस तरह से वो हम क्रीपर कहते हैं, ठीक। ज़मीन में फैलने वाली लताएं, ये ऐसी लताएं हैं जो ज़मीन में फैलती हैं, ठीक, चारों तरफ फैली रहती हैं, ये क्रीपर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये वर्गीकरण हो जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज़ की। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमको ट्रीज़ पढ़ना, ठीक है। अब इस ट्रीज़ के कई भाग होते हैं, उन भागों को हमको जानना है। तो सबसे पहले मैं एक आपको ये दिख रहा होगा जैसे, एक मुख्य जड़ और उससे शाखाएं, ये तना होते हैं, ये भी हम जान रहे हैं। ये एक वृक्ष है, ठीक। अब इस पेड़ से हम ये देखते हैं कि हमको इसमें पढ़ना क्या चीज़ें होती हैं, वो ज़रूरी चीज़ें होती हैं। ये रूट्स,
इन चीज़ों को हमको सबसे पहले पढ़ना है। रूट, ठीक है, स्टेम मतलब तना, ठीक है, क्राउन, क्राउन ये जो आपको ये शेप दिख रहा है इसको क्राउन कहते हैं। ये जो शेप है इसको क्राउन कहा जाता है, ठीक है। तो हर एक पेड़ का अलग अलग क्राउन रहता है, ठीक है। रूट, स्टेम, क्राउन, बार्क, बार्क मतलब ये जो पेड़ का तना रहता है बड़ा, उसके ऊपर लगा है ये जो कवर देखते हैं आप, जो उसका छाल है उसको हम लोग बार्क कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं पत्तियाँ जिसको हम लीव्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन पांचों पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना है और इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो पेड़ों का जो ये अंग है, पेड़ों का जो अंग है, इनको विस्तार में पढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं। चलिए, सिल्बिक के ही अंदर हम ये देखते हैं, अभी हमने पेड़ों का क्लासिफिकेशन देखा, अब जो देखते हैं वो ट्रीज़ के पार्ट्स देखते हैं, ठीक है। ट्री का पार्ट्स मैंने कहा था, रूट्स, स्टेम, क्राउन्स, बार्क, ब्रांच और लीफ। रूट मतलब जड़ होते हैं, ठीक है, जड़ों को देखना है। स्टीम तना होता है, ठीक है। क्राउन्स तो जो है वो बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण, पत्तों का जो बाहरी आवरण रहता है। बार्क मतलब जो छाल होते हैं, किसी पेड़ के तने का छाल होता है, ठीक है। ब्रांच मतलब शाखाएं होती हैं, ब्रांच शाखाएं। लीफ मतलब पत्ते होते हैं, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप दिखने में बहुत नॉर्मल लगता है लेकिन इससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे रूट्स, कितने टाइप के रूट्स होते हैं। जड़, जड़ तो हम जानते हैं किसी भी पेड़ के जो भूमिगत तने हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। और जड़ जो है कई प्रकार के जड़ रहते हैं, उनको जानना जरूरी है। सबसे पहले है एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, इसको याद करना ज़रूरी है। ये क्या होते हैं, ठीक है, जो जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये कुछ एडवेंचरस टाइप के रूट्स होते हैं। मतलब ऐसे रूट्स जो नॉर्मली भूमिगत नहीं होते, वो कहीं और उगते हैं, ऐसे रूट्स को एडवेंचरस रूट कहते हैं। जैसे क्या होता है मैं बता दूं कि ये अगर तना है, कि तना के जो गांट्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर उगने वाले रूट्स हैं, इनको एडवेंचरस रूट कहते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे पत्ते देखे होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे ये पत्ते हैं जिनके किनारों से जड़ निकलते हैं, ठीक है। ऐसे जड़ को हम लोग एडवेंचरस रूट्स कहेंगे, ठीक है। तो जो कुछ एडवेंचरस टाइप के रूट्स होते हैं, ऐसा ही कुछ नाम से आप याद रखिएगा, याद रखना ज़रूरी है, नाम से आप भूल नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे कुछ उदाहरण इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। जो भूमिगत जड़ के अलावा ऐसे जड़ जो किसी ऐसे स्पीसीज़ के गांठ, ये जो गांठ रहते हैं वहाँ से उगने वाले जड़ होते हैं, पत्तियों के किनारे से उगने वाले जड़ रहते हैं, इनको एडवेंचरस रूट्स कहते हैं, ठीक है, ठीक, तनों से या फिर पत्तों से, ठीक। तो इनके उदाहरण हैं विलोस रूट, ठीक है, WILLOW, ये विलोस रूट होते हैं। ये सेलिक्स रूट्स होते हैं जो एडवेंचरस रूट के नाम से जाने जाते हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, बोलेगा इनमें से कौन सा एडवेंचरस रूट है, ठीक है। तो ये रूट्स विलो और सेलिक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एरेटिंग रूट्स। देखो एरेटिंग रूट्स क्या होते हैं, ये होते हैं न्यूमेटोफोरस रूट्स होते हैं। एरेटिक रूट्स का मतलब होता है कि ये मुख्यतः क्या है कि न्यूमेटोफोरस का नाम है जैसा, ये मुख्यतः पानी पे उगते हैं, ठीक है। ये जल है, जल के ऊपर अगर ये ऐसे जड़ अगर फैले, आप देखे होंगे कई जगह, तो पानी पे, वाटर पे उगने वाले, खासकर वाटर पे उगने वाले जड़ को ऐसे एरेटिंग रूट्स कहते हैं, जिसको न्यूमेटोफोरस रूट होते हैं। इनका नाम याद रखना ज़रूरी है। ये वाइसेनिया, एविसेनिया या सोनर रेसिया और एविसेनिया, ये रूट्स के नाम हैं जो पानी के ऊपर उगते हैं, ऐसे जड़ होते हैं। आगे पढ़ते हैं एरियल रूट्स। जैसा कि नाम से पढ़ रहा एयर, पहला शब्द आता है एयर। एरियल रूट्स मतलब हवा में उगने, मतलब हवा तो नहीं होता एक्चुअली, मतलब होता है भूमि के ऊपर, ठीक। अगर कोई रूट्स यहाँ अगर देखें, ऐसे रूट्स देखा जाए, ये मान लीजिए ग्राउंड है,
ग्राउंड के ऊपर अगर कोई जड़ ऐसे उगते हैं, ठीक है, तो ऐसे जड़ को, ठीक है, ये फिर ग्राउंडेड हो सकते हैं, ठीक, फिर ग्राउंडेड हो सकते हैं कहीं जड़ के। तो ऐसे जड़ जो भूमि के ऊपर, ये भूमि है और भूमि के ऊपर अगर जड़ उगे तो ऐसे को हम एरेटिक रूट्स कहते हैं। इनके नाम भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे फाइकस ग्लोमरेटा, ठीक है, ग्लोमरेटा, ठीक, एपिफाइटिक ऑर्चिड, ठीक है, ये दो नाम हैं जो एरियल रूट के नाम से जाने जाते हैं। वैसे रूट्स जो हवा में, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो पानी के ऊपर उगने वाले जड़ों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो एरिएटिक रूट्स कहते हैं या फिर नुमेटोफोरस बोलते हैं, ठीक। इनके उदाहरण क्या है, एविसेनिया या सोनररेसिया, ठीक है। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, हॉस्टेरियल रूट्स। अब देखो हॉस्टेरियल रूट्स मतलब क्या आता है, कुछ इसका याद करने का तरीका बता रहा हूँ। हॉस्टेरियल रूट मतलब एक प्रकार से हॉस्टल का नाम आता है, जहाँ हम दूसरे जगह जब जाते हैं तो हॉस्टल में रहते हैं। उसी प्रकार से हॉस्टेरियल रूट्स का मतलब होता है किसी पेड़ के ऊपर, कोई पेड़ है, ठीक है, किसी पेड़ के ऊपर किसी दूसरे पेड़ का तना उगना। मान लीजिए ये कोई बड़ा पेड़ है, ठीक है, इस बड़े पेड़ के तने पर आप किसी दूसरा पेड़ की जड़ी बिछी हुई है। आप क्या देख रहे हैं, दूसरे पेड़ के, ये जो जड़ है किसी और पेड़ को उगा रहा है। ये तो एक बड़ा पेड़ जा रहा है, जाने दीजिए ये, तो ये कोई दूसरा पेड़ है जो इस पर उगा हुआ है, इस पेड़ पे उगा हुआ है, वो अपने सारे न्यूट्रिशन इस पेड़ से प्राप्त करता है, ठीक है। ये जो पेड़ है ये अपनी सारी न्यूट्रिशन जो है इस पेड़ से प्राप्त करता है। तो ऐसे जड़ को हॉस्टेरियल रूट्स कहते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं मिस्टलेटोट या डोडर रूट्स या मिस्टलेटोट, ठीक है। मिस्टलेटो या डोडेडर ऐसे रूट्स होते हैं जो दूसरे पेड़ के ऊपर जड़ बिछी होती है। आगे बढ़ते हैं, स्टोरेज रूट्स। अब ये स्टोरेज रूट्स क्या होते हैं ये देखते हैं। स्टोरेज रूट्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि ये एक प्रकार से टैप रूट, इसको क्या कहेंगे, टैप रूट होता है, टेप रूट्स होते हैं, जहाँ पे मिनरल्स को ये रिसीव करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि गाजर, मूली और सलकंद या शकरकंद के तनों पे रहने वाला जो जड़ है उसको क्या है, स्टोरेज रूट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये उदाहरण है, याद है। स्टोरेज रूट कहाँ पाए जाते हैं, तो जैसे गाजर और वीट्स होते हैं, ठीक है, उनमें शरीर उसके तनों पे पाए जाने वाले जो रूट्स होते हैं इसको स्टोरेज रूट रहते हैं, जहाँ पे टेप रूट बहुत ज़्यादा टेप रूट्स होते हैं जी। आगे बढ़ते हैं, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट क्या होता है, जैसे स्टिल्ट मतलब एक शब्द छुपा है इसमें, टिल्ट रूट, इसमें मैंग्रोव्स और पाम्स में पाए जाने वाले। अब ये पाम्स मतलब खजूर होते हैं। जैसे कि अपन देखें कि अगर मैं टिल्ट रूट की बात करूं, जो मेन रूट होते हैं, ठीक है, मेन रूट से हट के इनके अलग से कुछ एंगल्स पे अगर ये जड़ निकले, ठीक है, मेन जड़ नीचे के बजाय एक अलग जड़ होते हैं जो 30 से 40 डिग्री पे तिरछे उगे हुए रहते हैं, जो इस पूरे मेन रोड को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, मेन रोड्स को सपोर्ट करते हैं। ऐसे टिल्ट, ये क्या है, टिल्टेड है, ये टिल्ट मतलब तिरछे उगे हुए, 30 से 40 डिग्री तिरछे उगे हुए जो जड़ हैं उसको स्टिल्ट रूट्स बोलते हैं, जो खासकर मैंग्रोव्स वन में पाए जाते हैं और मैंग्रोव्स में और पाम्स में, जैसे नारियल के पेड़ों में, ठीक है, ताड़ के पेड़ों में और खजूर के पेड़ों में पाए जाने वाले जो जड़ होते हैं, ठीक है, उस जड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट्स। तो ये थे विभिन्न प्रकार के रूट्स और उनके कुछ नाम। तो इनके नाम को याद रखना ज़रूरी है कि कौन सा जड़ को किस नाम से जाना जाता है और उनके उदाहरण, ठीक है। तो ये नाम बहुत ज़रूरी है, एक एक दो नाम हैं और यही दोनों नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। खासकर ये दो को याद रखिएगा कि एरेटिंग रूट्स क्या होते हैं, ठीक है, एविसेनिया और सोनररेसिया, ठीक है, और एरियल रूट्स को क्या बोलते हैं, फाइकस ग्लोमेरेटा और एपिफाइटिक
ऑर्चिड, ये क्या होते हैं, एरेटिक होते हैं। तो एरेटिक और एरेटिंग ये दोनों याद रखें। एरेटिक जो होते हैं वो पानी के ऊपर उगने वाले, जल के ऊपर उगने वाले रूट्स होते हैं, और ग्राउंड के ऊपर मतलब हवा, ग्राउंड के ऊपर उगने वाले जो जड़ रहते हैं उसको हम एरियल रूट्स कहते हैं। तो ये जड़ के प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं तना क्राउन्स के बारे में। चलिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, नेक्स्ट देखते हैं स्टेम्स। ठीक है, स्टेम मतलब तना होता है। ठीक, तना में जो होता है मुख्यतः हम सब जानते हैं कि इसमें जाइलम और फ्लोएम ठीक है, जल और खाद्य पदार्थ का जो फ्लो होता है वो तनों के द्वारा होता है। और ये जो तने हैं, ठीक है, इस तनों के ये तने जो होते हैं यही आगे चल के क्या है, ये टिम्बर बनते हैं। टिम्बर मतलब लकड़ी। ठीक है, टिम्बर, यही तना आगे चल के क्या बोलते हैं, टिम्बर बनते हैं। तो किसी भी वृक्ष का जो उम्र है वो तने के कटने से ये जो आपको ऐसे ऐसे दिखते हैं। ठीक है, बार्क। ठीक है, ये जो सर्कुलर रिंग है, ये जो सर्कुलर रिंग है ये किसी वृक्ष की एज डिसाइड करता है। ये किसी वृक्ष के एज या उम्र को दर्शाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कटे हुए तने के जो सर्कुलर रिंग है उससे क्या निर्धारित किया जाता है, किसी पेड़ का उम्र निर्धारित किया जाता है। ये रिंग जितने ज़्यादा होंगे, मैक्सिमम रिंग में उतना ज़्यादा एज होता है या उम्र होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा रिंग उतना ज़्यादा उम्र होता है किसी पेड़ का। ठीक है, तो ये तनों की विशेषता है। आगे हम देखते हैं क्राउन्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्राउन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम समझते हैं क्राउन क्या चीज़ होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, जो तीसरा चीज़ है वो क्राउन्स की बात करते हैं। क्राउन्स तो बाहरी आवरण को बोलते हैं। क्राउन को देखते हैं, वो क्राउन कितने टाइप के होते हैं। तो जैसा कि आप पेड़ों को अलग अलग दूर से अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से नजर आए। ये कोनिकल टाइप के दिखते हैं, शंकुआकार पेड़ होते हैं। ठीक है, ये स्फेरिकल, इनका क्राउन जो कैसा है, जैसे कुछ बरगद है, कुछ आम के पेड़ आप देखे होंगे, कुछ इस तरह से एकदम पूरे गोलाकार दिखते हैं, तो स्फेरिकल क्राउन कहेंगे। कई पेड़ ऐसे हैं जो एक सिलेंड्रिकल टाइप का दिखते हैं। ठीक है, बेलनाकार दिखते हैं। कई पेड़ ऐसे दिखते हैं जो ब्रॉड और फ्लैट रहते हैं। ठीक है, मतलब फैले हुए दिखाई देते हैं। ठीक, तो ऐसे अलग अलग क्राउन्स, अलग अलग ये किनके कारण होता है ये पूछा जाता है। क्राउन्स जो होते हैं ये क्या है, शाखाओं के कारण, शाखा प्लस पत्तियों, शाखा और पत्तियों के जो फैलाव रहता है उसके कारण से क्राउन अलग अलग चेंजेस होते हैं। ठीक है, क्राउन की डेंसिटी ही ना आपको कैनोपी डिसाइड करती है। तो क्राउन ही तो है, क्राउन जो है वो कैनोपी जो कि बता चुका हूँ, कैनोपी डेंसिटी, क्राउन एक दूसरे के क्राउन्स के टच होने से कैनोपी डेंसिटी बढ़ती है। आगे देखते हैं ये जो क्राउन्स है, ये क्राउन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, इसको जो टॉप मोस्ट पे रहता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लीडिंग सूट कहते हैं इसको। ठीक है, जो लीडिंग सूट रहता है उसके आधार पर अलग अलग क्राउन्स के प्रकार हैं। तो ये क्राउन्स आपको पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते चलिएगा। जैसे डोमिनेंट क्राउन है, डोमिनेंट है क्राउन के प्रकार। पहला है डोमिनेंट को क्लास 1 में रखा गया है। डी मतलब डोमिनेंट, मतलब सबसे ऊंचा। जैसे कि पहला है, इसके दो टाइप्स होते हैं, प्री डोमिनेंट और कोडोमिनेंट। प्री डोमिनेंट का अर्थ होता है कि ये सबसे टॉलेस्ट हाइट होती है किसी, ये होता है टॉलेस्ट को मैं कैपिटल टी से दिखाऊंगा कि सबसे ऊंची हाइट जो होता है प्री डोमिनेंट ट्री की होती है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची हाइट होती है किसी भी जंगल की, तो उसे हम किसी जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ की हाइट जो है वो प्री डोमिनेंट हाइट टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कोडोमिनेंट। ये जो होता है इसका 5/6 हिस्सा होता है इस टी का।
याद रखिएगा, अगर ये टोटल हाइट टी है तो उसका 5/6वां हिस्सा जो है कोडोमिनेंट को जाता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्लास है, क्लास 2 है, इसको भी डोमिनेंट बोलते हैं। ये डोमिनेंट 2 है क्लास 2 का, तो जो टोटल हाइट अगर टी है तो इनकी जो हाइट हो जाती है 3/4 हो जाती है, ठीक है। तो ये है डोमिनेंट क्लास 2 वर्ग का है, इनकी हाइट हो जाती है, ठीक है। फिर आते हैं सप्रेस टी। सप्रेस टी मतलब ये जो डोमिनेंट ट्री होते हैं, ये डोमिनेंट ट्री, मान लियो ये डोमिनेंट ट्री इतने ऊंचे ऊंचे हैं, तो इन दोनों के बीच ये नीचे रह जाता है सप्रेस ट्री। समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट समझिएगा। देखो सबसे ऊंची जो ट्री है, ये दोनों डोमिनेंट ट्री है, उसके नीचे में ये जो ट्री है वो क्या है, सप्रेस ट्री हो जाता है, तो इनके नीचे दब जाता है। सप्रेस मतलब दबना होता है, ठीक है। इनके नीचे दब जाता है इनकी जो ये कैनोपी, ठीक है। तो ये है सप्रेस ट्री। जो इनकी हाइट होती है वो हाफ ऑफ किसका होता है, इसके 5/8 हिस्से का, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखिएगा कि जो टोटल हाइट है टी, ठीक है, उसके 5/8 हिस्से का आधा हिस्सा होता है ये सप्रेस टी का। सप्रेस टी की जो हाइट होती है वो ये हो जाती है, ठीक है। तो ये रिलेशंस है कि डोमिनेंट ट्री, ठीक है, क्लास 2, क्लास 3 में सप्रेस ट्री को रखा गया है। तो ये क्लास भी याद रखिएगा सप्रेस से, इसलिए यहाँ पे जो डी लिखा है वो डोमिनेंट को बताता है, यहाँ पे जो एस पर है वो सप्रेस को बताता है। आगे बढ़ते हैं, डेड और मोरिबंड ट्री, ये क्या होते हैं, ठीक है। इसको क्लास 4 में रखा गया है, ठीक है। मोरिबंड होते हैं इसलिए एम स्टैंड करता है मोरिबेंड को, ठीक है। जैसे बंड है, इसका मतलब ये बैंड को स्टैंड करता है। मतलब ऐसे ट्री होते हैं जो आपने कई ट्री देखे होंगे, तो जैसे ये भूमि है तो इनकी शाखाएं कैसी होती है, ऐसे बैंड हो जाती हैं, बैंड होके यहाँ पे ये ऐसे उगती हैं, ठीक है। तो भूमि के अराउंड वो बैंड होके उगना, जैसे कई नारियल पेड़ के हैं सीधा उगने के बजाय वो क्या होता है, बैंड होके उगते हैं, ठीक है, ऐसे बैंड होके उगते हैं। तो जो झुक के उगने वाला जो ट्री है उनको क्या कहते हैं, डेड या मोरिबंड ट्री बोलते हैं। इनको क्लास 4 में रखा है। इनकी हाइट तो बिल्कुल ही कम हो जाएगी, होने के बावजूद ये झुके हुए रहते हैं भूमि से, तो ये मोरिबंड, इनका जो कैनोपी, इनका जो क्राउन है कुछ इस तरह से दिखेंगे, बिखरे हुए और ज़मीन की तरफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिसेबल ट्री। डिसेबल ट्री क्या होते हैं, ऐसे पेड़ जो बाहरी इन्वायरमेंट से अफेक्टेड रहते हैं, मतलब उनमें जो नॉर्मल पेड़ हैं उनसे क्या है, क्राउन इनकी बिगड़ी रहती है। इनकी क्राउन कैसे, ऐसे टूटी फूटी रहेंगी, जो कंप्लीट नहीं रहती पेड़, ठीक है। ये अफेक्टेड रहते हैं दूसरे जैसे जीवों से, ठीक है। कई जीवों से ग्रसित रहते हैं, इनमें कई बीमारियां रहती हैं। जो इनका क्राउन जो जैसा नेचुरल होना चाहिए वैसा ना होके कुछ कटे फटे से क्राउन बनते हैं इनके, ठीक है, जो डिसेबल ट्री बोलते हैं। ये इनमें से कुछ ना आके कुछ अजीब से अगर इनका क्राउन दिखे तो ये डिसेबल ट्रीज होते हैं, ठीक है। डिसेबल ट्रीज के श्रेणी में रखा गया है, इसको क्लास 5 में रखा गया है। अगर ये पूछा जाए कि डिसेबल ट्री जिनकी क्राउन जो है परफेक्ट नहीं आती उनको किस क्लास में रखा है, तो वो क्लास 5 में रखा गया है, जिसका जो नोटेशन है वो के होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्राउन को बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं बार्क की तरफ। आगे बढ़ते हैं, चौथा जो प्रकार है, पार्ट है, वो बार्क है। बार्क मतलब होता है बाहरी छाल। मतलब कोई भी अगर पेड़ है तो अगर देखा जाए तो उसके ऊपर ऐसे मोटी सी छाल रहती है जो दिखने में भले भद्दी नज़र आती है, लेकिन इसको बार्क कहते हैं, इसको बार्क कहते हैं। तो जो बाहरी आवरण पे रहने वाला रहता है वो डेड टिश्यूज होते हैं, डेड टिश्यूज रहते हैं, ठीक है। अंदर वाले बार्क में वो लिविंग टिश्यूज रहते हैं, ठीक है, लाइव टिश्यूज होते हैं, ठीक है। ये इन्हें बार्क कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो लीफ होती है, ठीक है। नेक्स्ट लीफ के बजाय हम सबसे ये पहलते हैं ब्रांचेस, ठीक है। ब्रांचेस क्या है आप सब जान रहे हैं कि एक जो मेन स्टीम है, ठीक है, स्टेम मतलब तना है। अब इससे कई और अलग अलग स्टीम के साथ ये जो निकलती है लेटरल स्टीम को उसको बोलते हैं,
इसको बोलते हैं लेटरल स्टेम। लेटरल स्टेम जो होता है वो ही क्या कहलाता है, ब्रांच। ठीक है, उसको ब्रांच कह देते हैं। जो लेटरल स्टेम मतलब शाखाओं को ब्रांचेस बोलते हैं, और शाखाएं मदद करती है, यही जो शाखाएं निकलती हैं, कोई भी ये जो शाखाएं हैं, ये शाखाएं क्या बनाने में मदद करते हैं, ये क्राउन बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, जो क्राउन है वो शाखाएं और पत्तियों के द्वारा ही बनते हैं। ठीक है, तो इनके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है पत्ती। ठीक है, लीफ क्या होता है, बायोलॉजिकल टर्म्स में हम सब जानते हैं कि लीफ पौधे के लिए या पेड़ों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस प्लस ट्रांसपीरेशंस जो श्वसन की क्रिया होती है, अब जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो ट्रांसपीरेशंस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, वो लीफ के द्वारा ही होता है। ठीक है, लीफ्स में क्या है, स्टोमेटा का बनना, खुलना, बंद होना, ये सब क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी के दौरान होता है। तथा जो जल का बाहर वाष्पोत्सर्जन होना वो किसमें है, ट्रांसपीरेशंस के तहत होता है, ये पत्तियों से होता है। ठीक है, जो हरे पत्ते हैं, अब इनमें आपको क्या पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लीफ जो है वनों के दो प्रकार पे डिपेंड करता है। जैसे एवरग्रीन है, ये सदाबहार वृक्ष होते हैं, सदाबहार पत्ते होते हैं, या वृक्षों से बनने वाले जो पत्ते हैं सदाबहार वृक्ष में होते हैं। डेसिडियस जो पर्णपाती होते हैं, जो पर्णपाती वृक्ष होते हैं, उनसे ये पत्ते होते हैं। तो इनके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो कुछ भी करके इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इन चारों में से कोई चार ऑप्शंस रहेगा, उनमें से कोई एक इनमें से या इनमें से मिला देगा। ठीक है, इन चारों एक चार ऑप्शन में हो सकता है तीन इसके और एक इसके मिला के आपको पूछ देगा इनमें से कौन सा ग्रीन एवरग्रीन जो लीव्स नहीं है। ठीक है, एवरग्रीन स्पीसीज नहीं है, ये सदाबहार वृक्ष होते हैं और ये पर्णपाती वृक्ष है। जैसे एबिस पेंड्रियो है। ठीक है, एबिस जो पेंड्रियो होता है, आपको मैं बता दूं, ये जो है कोणधारी वृक्ष होता है। ये एक क्या है, कोणधारी वृक्ष है। ठीक है, ये कोणधारी जो पहाड़ों पे उगने वाले वृक्ष है, ये कभी अपने पत्ते नहीं गिराते। ठीक है, उसी प्रकार अगर ये देखो कि ये सीड्रियस डियोडारो है, ये देवदार को बोलते हैं, इसको देवदार वृक्ष को बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखें तो ये जो वृक्ष हैं, इनको आप ये एक होमवर्क आप ले लीजिए कि आपको इन सब के एक बार पॉज करके ये सारे नाम लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके आप हिंदी मीनिंग ढूंढ के आप इनको याद कीजिएगा कि ये एवरग्रीन के वृक्ष हैं। ठीक है, सदाबहार वृक्ष होते हैं, और वो कौन से ऐसे वृक्ष हैं जो पर्णपाती होते हैं। ठीक है, ठीक, जैसे ये एडिना कार्डिफोरा है। ठीक है, इसको कर्मा बोलते हैं, ये कर्मा वृक्ष है। ठीक है, एलांथस एक्सेल्सा ये कौन से वृक्ष होते हैं, तो ये होते हैं, ये महानीम बोलते हैं, इसको महानीम है। उसी प्रकार ये बॉम्बोक्सीबिया है। ठीक है, ये बॉम्बोक्सीबिया ये जो है आपका, ये सेमल का वृक्ष होता है। ठीक है, ये सेमल का वृक्ष होता है। तो इस प्रकार से आपको एज ए होमवर्क लीजिए, क्योंकि आपको भी कुछ मेहनत करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वृक्ष है इनका हिंदी नाम ढूंढिए और इनको याद कीजिए कि ये पर्णपाती वृक्ष होते हैं और ये सदाबहार वृक्ष होते हैं। तो ये नाम पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे बनता है। ठीक है, तो इस तरह से सेल्वीकल्चर के पार्ट का ये फर्स्ट पार्ट है। सेल्वीकल्चर के जो दूसरे पार्ट से वो भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, जैसे नर्सरी को पढ़ना है। ठीक है, आगे चल के तो सबसे ज़रूरी होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर फॉर एग्रीकल्चर, सेल्वीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्वीकल्चर का पार्ट 2 देखेंगे।